आज मेंस का क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हुई है। बिल्कुल नवंबर तक हम आप लोगों के मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो क्लासेस है वो डिजाइन किए और यहां पर आज मैं आप लोगों के साथ मेंस का जो ये सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। ठीक, तो यहां पर मेंस के सिलेबस का डिस्कशन करते टाइम कुछ चीजें बता दूं। जैसे प्री में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया तो मैंने आपसे ये बताया था कि वहां पर यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 5 का जो ए वाला पोर्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर मेंस के सिलेबस में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर पर्टिकुलर किसी पेपर की बात की जाए तो उसमें मेरे साथ क्या कोई और भी फैकल्टी होंगी जो कुछ यूनिट्स आपसे डिस्कस करेंगी, बस उन्हीं के बारे में हम लोग आज यहां पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन को। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सेकंड पेपर है आप लोगों का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, उसमें भी पर्टिकुलरली ए वाला जो है खंड है आपका, यूनिट ए पार्ट ए है, उसमें यहां पर बताया गया। ये हेडिंग आप देख सकते हैं, संविधान, शासन व्यवस्था और राजनीतिक एवं प्रशासनिक सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है ये यहां पर बताया गया। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड पेपर में हम लोग पार्ट ए आपको बताएंगे। आज यहां पर आपके सिलेबस में 3 टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड जो यूनिट्स है उनके लिए आपको बता दूं, इस पेपर को टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और एवरी यूनिट जो है वो 30 मार्क्स कैरी करती है। ये ऑलमोस्ट आपके सभी पेपर में एक जैसा ही है और ये आपको यहां पर बताया कि हर यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें यहां पर क्या है, हर पार्ट से, हर यूनिट से मतलब उन्होंने क्या करे 30 मार्क्स कैरी किए। किस तरीके से होंगे 30 मार्क्स का डिवाइडेशन वो भी जरा देख लीजिए। हर यूनिट में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे और ये 3 मार्कर 3 क्वेश्चंस होंगे, मतलब हर यूनिट से आपके सामने 3 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे और इन 3 मार्कर क्वेश्चंस के वर्ड लिमिट आपके सामने होगी। इनका आंसर आपको 10 वर्ड्स और 1 to 2 सेंटेंसेस में यहां पर देना होगा। बात समझ में आई आपको? इसी के साथ आपके सिलेबस में 5 मार्कर्स होंगे और आपके सिलेबस में ऐसे 5 मार्कर्स है हर यूनिट से। मतलब आपको इस बात को यहां पर समझना है कि एक्चुअली में ये जो पोर्शन है ये किस तरीके से आपके साथ चलने वाला। देखिए ध्यान समझिए, यहां पर आपके सामने टोटल 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स से आपके सामने वहां पर जो है उन 5 यूनिट से आपको 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन दिए। इन 5 यूनिट से आपके सामने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए 3 मार्क्स हैं, 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए 5 मार्क्स हैं और 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए 11 मार्क्स। मतलब हर यूनिट इंपॉर्टेंट है और हर यूनिट से आपके सामने 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। वही कैटेगराइजेशन यहां पर किया गया। फिर देख लीजिए, ये जो 3 मार्कर वाला जो पोर्शन है इसके लिए आपके सामने स्पेसिफाई किया, ये 3 मार्कर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 मार्कर का क्वेश्चन बहुत ही छोटा, आपको ओनली 1 लाइन में 1 to 2 लाइन से 10 वर्ड्स में देना। देखिए मैं जहां तक बताऊं आपको, तो आप लोग मेंस की क्लास में बैठे, मतलब आप प्री का पोर्शन या तो तैयार कर चुके हैं या करने वाले। जो पोर्शन प्री के हैं उन पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस विथ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सारे के सारे मेंस के लिए यहां पर 3 मार्कर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बात हम संविधान सभा की करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्री में ऑप्शंस दे देंगे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या के.एम. मुंशी। मेंस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाएगा 3 मार्कर में, दैट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ या who was the chairperson of drafting committee of Indian Constituent Assembly, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। बस आपको ऐसे इसका जवाब देना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बस ये वही पोर्शन है जो आपने प्री में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ सॉल्व किया और मेंस वाली क्लासेस में जो आपको 3 मार्कर पोर्शन है वो यहां पर जानने को मिलेगा विदाउट ऑब्जेक्टिव। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो 5 मार्कर वाला पोर्शन है उस 5 मारने वाले पोर्शन के लिए उन्होंने यहां पर कैटेगरी को चेंज किया। इनफैक्ट 2020 में जो सिलेबस को अपडेट किया गया, उस सिलेबस अपडेशन के बाद यहां पर सभी क्राइटेरियाज को बदल दिया। उन्होंने जो पहले भी क्वेश्चन 3 मार्कर होते थे, लेकिन उस वक्त 3 मार्कर में वर्ड लिमिट्स कुछ और होती थी। उस वक्त 3 मार्कर में वर्ड लिमिट्स होती थी बच्चों 30 to 40 वर्ड्स। इसीलिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा यार इसका आंसर इतने कम वर्ड्स में कैसे दिया जाए, ये तो बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं उस वक्त तक 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट होती थी, तो वहां पर वो क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते थे।
अब आपके सामने वर्ड लिमिट 10 वर्ड्स है और 1 to 2 लाइन्स है, इसलिए आपको क्वेश्चन अब छोटे। इसी तरीके से पहले एग्जाम में 6 मार्कर आता था एमपीपीएससी में, उन्होंने इसके मार्क्स भी घटा दिए, उसे 5 मार्कर्स कर दिया और वर्ड लिमिट भी घटा दी। जब 6 मार्कर क्वेश्चन आता था तब उसका आंसर अप्रॉक्स 100 वर्ड्स में देना होता था, लेकिन अब 5 मार्कर जब आएगा तो उस 5 मार्कर का आंसर ओनली 50 वर्ड्स में यहां पर देना होगा। यह बात भी आपको यहां पर याद रखनी, या फिर 5 to 6 लाइंस में आंसर देना। यानी 3 मार्कर क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा रूप है ये 5 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें आपको 1-2 लाइन की जगह पर 5 से 6 लाइनें लिखनी है और अपने क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना। तीसरा पोर्शन जो एमपीपीएससी में अभी तक आता था पहले 2020 के अपडेटेड सिलेबस के पहले, वो होता था 15 मार्कर, जिनका आंसर 300 वर्ड्स में देना होता था। इसको भी चेंज कर दिया और अब उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, इस पोर्शन को कर दिया है 11 मार्क्स वाला, एक 11 मार्कर, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको केवल 200 वर्ड्स में ही देना। तो वर्ड लिमिट यहां भी घटा दी, मार्क्स यहां भी घटा दिए, स्पेसिफाई कर दिया किस यूनिट से किस हिसाब से पूछा जाए। एक बार फिर से देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपकी सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स डाली गई हैं। उन 5 यूनिट्स में से हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 यूनिट में से आपके 3 क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्कर्स होंगे, 2 क्वेश्चंस जो है वो होंगे 5 मार्कर्स और 1 क्वेश्चन जो है वो होगा 11 मार्कर। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है आपकी एमपीपीएससी के सिलेबस को। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं पर्टिकुलर इन यूनिट्स की और उनमें क्या है। मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस भी यहां पर बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि बेसिकली आपको ये पोर्शन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको पढ़ना है। देखो बच्चों, आप लोग अगर प्री वाले पोर्शन में भी हो और मेंस वाले में भी हो तो आप लोगों के लिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ऐसी दिक्कत? क्योंकि यहां पर जो पोर्शन की डिटेल डिस्कशन आपने प्री में कर ली, उसी से रिलेटेड तो मेंस में 3 मार्कर या 5 मार्कर या 11 मार्कर बने। देखिए अब ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर आपकी मेंस की सिलेबस में जो यूनिट 1 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पार्ट कवर करती है, जिसमें उन्होंने यहां पर कुछ पर्टिकुलर यहां पर हेडिंग्स दिए। उन्हीं हेडिंग्स को हम बात करें। सबसे पहला उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, यानी कि इट्स फाउंडेशन। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के माध्यम से हुआ। अब बात जब संविधान सभा की है तो संविधान सभा तो प्री के सिलेबस में भी डाला गया और वही संविधान सभा मेंस के सिलेबस में डाला। अगर भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बेसिस पर प्री में हुआ था तो क्या मेंस में जाके वो बदल जाएगा? नहीं, मेंस में भी वो नहीं बदलेगा, वो मेंस में भी कैबिनेट मिशन प्लान ही रहेगा जो 1946 में इंडिया है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जो पोर्शन आपने प्री में डिटेल में पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर कैसे बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मैं आपके सामने बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर, किस ब्रिटिश प्रस्ताव के आधार पर हुआ? तो भारत में यहां पर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। यही क्वेश्चन का जवाब है, आपको यहां पर देना। बहुत अच्छा जवाब देना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख दीजिए, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में आए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। और अच्छा आप जवाब देना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए, वर्ड लिमिट आपके पास है, सेट करिए। किप्स मिशन की विफलता के पश्चात 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा गठित हुई। जितना नॉलेज है उस हिसाब से आंसर दीजिए, वहां पर आपका आंसर सही होगा। देखो यार, प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है। ये प्री नहीं है कि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो सबका वही करेक्ट होगा। ये मेंस है, आपकी राइटिंग स्किल, क्योंकि जितने बच्चे मेंस दे रहे हैं सारे के सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, आप सब भी जानते हैं बात, है ना। यहां पर तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं। अब यहां पर आप दूसरे से क्या एडिशन दे रहे हैं उसी के बेसिस पर आपके एडिशनल मार्क्स भी डिसाइड होंगे। तो बस वही चीज यहां पर बताई जाए। तो सबसे पहला पोर्शन जो आपके साथ है डिस्कस किया मैंने वो है इट्स फाउंडेशन, मतलब यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। साथ ही साथ जब संविधान की बात करते हैं तो एक टॉपिक और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज शेड्यूल्स, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्योंकि जब भारतीय संविधान की बात की जा रही है तो अनुसूचियां एक इंपॉर्टेंट है, वो भी संविधान का निर्माण करते समय संविधान में रखी गई हैं। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको भी यहां डिस्कस करेंगे। कोई बच्चा ये मत सोचिएगा शेड्यूल्स तो सिलेबस में लिखी नहीं है, वो तो प्री के सिलेबस में भी नहीं लिखी, आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था इस बार एमपीपीएससी ने, 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट, वो वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन जो था वो यहीं से तो पूछा गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और बात उन्होंने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की कही, फाउंडेशन की कही, तो आपको यहां पर याद रखना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लस शेड्यूल्स। सेकंड टॉपिक जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की विशेषता। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में कई सारी अनूठी विशेषताएं रखता है। ये भारत का विश्व का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फंडामेंटल राइट्स, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें आपके जो है मौलिक कर्तव्य भी बताए गए, ये संघीय तत्वों को भी रखता है, ये एकात्मक तत्वों का भी मिश्रण करता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है यहां पर बताई गई। तो बच्चों यहां पर भारतीय संविधान की उन डिटेल विशेषताओं को हम यहां डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार 3 मार्कर में एमपीपीएससी ने पूछा था फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक बार मेंस में यहां पर पूछा था यूनिटरी फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक बार 5 मार्कर में फिर से पूछा था भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार मेंस में यहां पर एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक तत्वों का एक मिक्सचर है यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स का, ये यहां पर पूछा सकता है। बिल्कुल सरिता, आपने जो लिखा उधार का थैला, इसे भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका इफेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। बात जब ये हो रही तो मैं वही आपको बताऊंगा कि इस विशेषताओं वाले पोर्शन के साथ हमें सोर्सेस भी पढ़ने हैं, मतलब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो हैं उनको भी यहां पर पढ़ना है। जिन करना, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी चीजें ले, सारी नहीं पढ़ना, मेजर एलिमेंट्स तो यहां पर पढ़ना है कि ब्रिटेन के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कनाडा के संविधान है ना, आपका अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, ये सारे क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछेगा। हाँ बिल्कुल, आयरलैंड का संविधान, ये जो चीजें आपको यहां पर पढ़ना है, इनमें से मेजर कंट्रीज के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर आपको पढ़ना। बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, इनके संविधानों के तत्व पूछे गए हैं एमपीपीएससी द्वारा, तो ये पोर्शन आपको यहां पर करना। तो बात समझ में आई आपको? ये 2 टॉपिक जो यूनिट 1 में हो रहे हैं कवर, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन, इसके साथ मैं आपको यहां पे शेड्यूल्स भी बताऊंगा। दूसरी चीज जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है आपका फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपसे कहा मैं फॉरेन सोर्सेज भी बताऊंगा। बेसिकली प्री में जो पोर्शन आप लोगों की यूनिट 6 में दिया हुआ है, उस यूनिट 6 वाले पोर्शन को हम लोग यहां पर यूनिट 1 में कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ इतना पोर्शन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि देखिए एमपीपीएससी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में डाला गया है वो है बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा। अब प्री में हम लोग ये सुनते तो थे, बिल्कुल हाँ सरिता, आंसर राइटिंग कैसे करना है मेनली मेंस की क्लासेस में मैं वही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ये जानता हूं प्री में जो आप पढ़ रहे हैं उसी को मैं मेंस में वापस पढ़ाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको तो मेंस से यहाँ पे आंसर राइटिंग सीखना। अमोघ बुक पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, अब वैसे मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्री के लिए पूरा सिलेबस जो है हम लोग यहाँ पर पीडीएफ में अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें एक नहीं बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक से मैं अपने हाथों से नोट्स आपके लिए बनवा रहा हूं। मेंस की सिलेबस की बात की जाए तो एडिशनल फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, जो यहाँ पर प्री में नहीं है वो पोर्शन पढ़ाया भी जाएगा, और क्वेश्चंस कैसे लिखने आंसर राइटिंग वो भी यहां पर बताई जाएगी। ठीक, तो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो थ्योरी है, मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसे केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, वो प्री के सिलेबस में डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मेंस के सिलेबस में उन्होंने यहां पर इसे रखा, और ये पोर्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंद्री बेरूबारी के मामले में 1960 से लगाकर आपका केशवानंद भारती, एसआर बोम्मई का वाद, गोलकनाथ का वाद है ना, इसके अलावा आपका एलआईसी का वाद, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिन केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती के केस में कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, उनकी सारी डिस्कशन मैं आपके साथ यहां पर करूं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है आपका प्रमुख संविधान संशोधन यानी इंपॉर्टेंट या मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 2 तरीके से इस पोर्शन को आपको डिस्कस किया जाए। सबसे पहले आपको आर्टिकल नंबर 368 बताया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर की बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसीजर जो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली, उसको आपके साथ में डिस्कस करूं। सेकेंड थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो
अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हैं और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे और जब कोई नया हो जाएगा तो यहां पर उन संविधान संशोधनों को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो आर्टिकल 360 एक बहुत बेसिक कॉमन थिंग आपको यहां पर बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कितनी पद्धतियां बताई, कितनी प्रोसेस बताई, कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की केवल 2 ही प्रोसेस बताता है, स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अर्थात विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। लेकिन एक टर्म जो ये लोग 3 बोल रहे हैं बच्चे, ये वो भी बोल रहे होंगे कि सर फिर वो संसद के साधारण संशोधन द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट भी तो है। तो याद रखिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में तो है लेकिन आर्टिकल 368 में कहीं नहीं। ये पद्धतियां आपको यहां पर पता, ये पोर्शन साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इन आर्टिकल 368 और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसीजर के अलावा क्या कोई और भी ऐसी प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के माध्यम से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। तो मेरा जवाब है हां, बिल्कुल। कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, न्यायालय जब किसी प्रावधान की व्याख्या करे तो अब भी तो संविधान में संशोधन होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। अब जरा भारत के संविधान में कहां लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है, मुझे दिखा दीजिए। क्या आपको कहीं देखने को मिलेगा? नहीं, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो न्यायालय ने उसकी व्याख्या करी है इसलिए। नहीं, पुनरावलोकन आप लोग गलत कह रहे हैं, पुनरावलोकन अलग चीज है बच्चों। आर्टिकल 13 इज डिफरेंट। आर्टिकल 13 पुनरावलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू, उसका मतलब तो ये देखना कि कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं बना दिया जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, ऐसा है तो उसको असंवैधानिक घोषित करना, वो अलग चीज। हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट। आज तक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसकी सबसे ज्यादा बार व्याख्या की गई है? तो उसका जवाब है आर्टिकल नंबर 21। सीधा सीधा क्वेश्चन मेंस में आ जाता है यहां पर 5 मार्क 11 मार्कर में कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एनी पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली अ प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सप्लेन। अब आर्टिकल 21 तो उन्होंने लिख कर दे दिया, अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना? तो आपको यहां पर बताना जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो आर्टिकल 21 में अलग अलग केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किए, उसी को तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इनके पार्ट ही तो बन गए। इसी बेसिस पर आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी। तो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन या जब भी कोई लॉ बना दिया जाए, चलिए आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सीधा सीधा। आप लोगों में से जितने बच्चे क्लास में, जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग जो है आप लोग इंडिया के सिटीजन ही होंगे, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की सिटीजनशिप किसके बेसिस पर डिटरमाइन होती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बेसिस पर डिटरमाइन होती है आपकी सिटीजनशिप या किसी लॉ के बेसिस पर? जवाब दीजिए प्लीज। आप लोगों की नागरिकता का निर्धारण भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुसार होता है या लॉ के अकॉर्डिंग? कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं यहां पर इसलिए जवाब दे रहे। देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं लॉ, कुछ बच्चे कह रहे हैं पार्ट 2। मैं आपको बता दूं, आपकी, मेरी, हम सब की जिनका बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, हम सब की सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन एक लॉ के थ्रू होता है जिसे कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। जी हां, बहुत मुद्दा CAA का लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत मुद्दा चला है पिछले कुछ दिनों से, तो वो सिटीजनशिप की बात करता है। आप लोग भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? आपकी भारतीय नागरिकता का निर्धारण किस आधार पर होगा? ये सारी की सारी चीजें पार्ट 2 के बेसिस पर नहीं, क्योंकि पार्ट 2 के जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक के जो प्रावधान है वो प्रावधान केवल 26 जनवरी 1950 तक के लिए थे। उसके बाद यहां पर 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया और उसके आधार पर आपकी, मेरी, हम सब के सिटीजनशिप का निर्धारण होता है, पार्लियामेंट से बनाता है। तो बात समझ में आई आपको यहां पर? हाँ, आधार कार्ड मनोज गुप्ता कहां से बना, उसमें जो जन्म तिथि लगाई वहां भी प्रूफ देना पड़ता है बेटा, बोलने से थोड़ी ना चल जाता है। बात समझ है? तो ये चीजें आपको यहां पर बतानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी पद्धति हैं जो पद्धतियां संविधान में लॉ बना के होती। तो बस कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो इनफॉर्मल प्रोसीजर है, अनौपचारिक पद्धतियां, उनका भी डिस्कशन हम यहां पर करें। दूसरी चीज 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पहला संविधान संशोधन जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जुड़ी, और 104वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से लोकसभा विधानसभा में एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन को SC STs के लिए। ये सारा का सारा पोर्शन स्पेसिफिक जो है हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पूरे 104 संविधान संशोधन आपको नहीं पढ़ने और ना आप पढ़कर याद रख सकते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से, उनसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए, उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ते हैं आगे। यूनिट 1 के सेकंड पोर्शन में आपके सामने कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स यानी वैचारिक तत्व दिए गए। इस पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जी हां,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका भारतीय संविधान का एक भाग है कि नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, ये सब। ठीक, तो यहां पर भारतीय संविधान की प्रियम्बल को, और एक दो बार एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे जो अलग अलग तरीके, एक बार उन्होंने कहा था बिफोर अमेंडमेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी, और एक बार उन्होंने पूछा संविधान की संशोधित प्रस्तावना लिखी थी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड यहां पर जुड़े, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को वर्णित करते हुए जो प्रियम्बल है वो यहां पर करनी है। इस तरीके से इस पोर्शन को हम पढ़ें। पूरे संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लगा के 35 तक जो पोर्शन मेंशन किया है वो होता है फंडामेंटल राइट्स मींस मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और ये पोर्शन हमारे लिए वेरी वेरी आईएमपी। बात समझ में आई आपको? इसमें आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन से लगा के आर्टिकल नंबर 35 तक जो पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग की पावर है उन सबको डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट, सारी चीजें जिसमें सारी रिट पिटिशंस, इन सारे पोर्शन को हम यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन जो आपके साथ होगा वो होगा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला पोर्शन, जो कि पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 36 टू 51। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट तो है इसके, लेकिन फंडामेंटल राइट जितने नहीं। कुछ पोर्शन या बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट भी होगा। इसके बाद इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नहीं था यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान में जोड़ा गया, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसे जोड़ा गया पार्ट नंबर 4A में अंडर आर्टिकल नंबर 51A। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए तो इनकी संख्या थी 10। 1999 में कमिटी आई, वर्मा कमिटी, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया। तो ये सारी की सारी बातें हम यहां पर पढ़ेंगे, देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की वो कौन सी सिफारिशें थी जिन्हें नहीं माना गया और वर्मा समिति की इस सिफारिश की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इन सारी पोर्शन को यहां पर हम आपसे डिस्कस करें। यह है आपका कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स वाला पोर्शन जिसमें कि मैंने 4 टॉपिक बताया, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। चल आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 का थर्ड पोर्शन संघवाद यानी फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें थोड़े से अलग अलग टॉपिक उन्होंने दिए। बेसिकली ये टॉपिक यहां पर केवल सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाला जो एक टॉपिक है अलग है, बाकी जितना पोर्शन यहां पर दिया है वो कहीं ना कहीं जुडिशियरी से रिलेटेड। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लीगल रिलेशंस, पूरे एग्जीक्यूटिव रिलेशन सबको यहां पर पढ़ेंगे। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, उन्हें कौन यूज कर सकता है, इस पोर्शन को यहां पर हम डिस्कस करें। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो कि पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 124 से लगा के 147 तक मेंशन किया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को हम यहां पर पढ़ें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में वो तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जज वाला एक सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन डाल के थोड़ा सा घुमा दिया गया था बच्चों को। तो हम यहां पर देखेंगे क्या होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है, रिट मामलों का क्षेत्राधिकार क्या, इन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बात समझ में? तो यह है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम आपके साथ बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 में मेंशन किया गया हाई कोर्ट वाला पोर्शन, जो कि आर्टिकल नंबर 214 से लगाकर 232 तक यहां पर मेंशन किया गया। अब बेसिकली आपके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं आपके साथ यहां पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट को भी डिस्कस करूंगा जो मेंशन है आर्टिकल नंबर 233 से 236
7 तक। ये पोर्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, तो इस वाले पोर्शन को हम यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे और पूरी कंट्री की जुडिशियरी डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब आते हैं कुछ उन टॉपिक्स पर जो प्री में बिल्कुल नहीं थे, इस बार मेंस में इंट्रोड्यूस किए गए, थोड़े नए हैं। सबसे पहला है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन। अब जो बच्चे यहां पर मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 13 के साथ भी जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ने आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणिता का सिद्धांत दिया, वो कहीं ना कहीं इस जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, उस वाली पावर्स को मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा और जुडिशियल रिव्यू के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मेजर केस लॉज हैं, वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे लेटेस्ट एग्जांपल के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 2018 के बाद इंडिया में क्यों होमोसेक्सुअलिटी एक ऑफेंस नहीं है, इंडिया में एडल्ट्री यानी जारता अब एक अपराध नहीं है। ये क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम यहां पर उस पोर्शन में यानी जुडिशियल रिव्यू में। बढ़ते हैं आगे। जुडिशियल रिव्यू के बाद जो 3 टॉपिक और आपके सिलेबस में डाले हैं जो पूरी तरह जुडिशियरी से रिलेटेड है, उसमें एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक है लोक अदालत और एक है जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान दीजिए बच्चों, जुडिशियल एक्टिविज्म का ही टाइप है कहीं ना कहीं लोक अदालत, कहीं ना कहीं पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहीं ना कहीं आपका जो पोर्शन है जुडिशियल रिव्यू, वो सब। तो ये सारा का सारा जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का, बिल्कुल सरिता, मैंने एनडब्ल्यूसी में ये पोर्शन यहां पर पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा एग्जांपल आपको बता दो, क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीआईएल, पीआईएल से आप क्या समझते हैं? बच्चों के दिमाग में होता है जनहित याचिका, लोक हितवाद, जिसे इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, वो क्या? अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन आप लोगों ने अपनी कॉलोनी में, अपने घर पर, अपनी गाड़ी में, जहां आपको ठीक लगा आपने वहां पर फ्लैग होस्टिंग की। क्या ये राइट 2004 के पहले आपके पास था? तो जवाब है नहीं। 2004 के पहले भारत में यह अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं था, वो लोग इसका यूज नहीं कर सकते थे। एक केस हुआ था जिसे कहते हैं नवीन जिंदल का मामला, क्योंकि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में ही 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह राइट दिया कि यहां पर हर पर्सन को प्राइवेट प्लेसेस पर भी इस फ्लैग की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए फ्लैग होस्टिंग का राइट होगा। तो यहां पर जनहित याचिका का जो ये वाला पोर्शन है, किस मार्च पर 2004 से हर भारतीय नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार मिल गया। अब ये मामला किसने दाखिल किया था? नवीन जिंदल ने। तो ये बताइए, क्या ये अधिकार केवल नवीन जिंदल को ही मिला या आपको और मुझे सबको मिला? हमें सबको ही राइट मिला, हम सभी से यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन मींस ऐसा कोई भी वाद जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, तो यहां पर उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोक हित वाद। बात समझ में आई आपको बच्चों? तो ये पोर्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लोक अदालतें क्या होती है? मैंने जब आप लोगों को राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ाया तो थोड़ी सी हिंट वहां पर दे दी थी, उन्हीं लोक अदालतों को यहां पर डिस्कस करूंगा और यह भी बताऊंगा कि भारत में संविधान में तो लोक अदालत नहीं है, पर किस कानून के माध्यम से लोक अदालतों को गठित किया जाए और न्यायिक सक्रियता के वो कौन कौन से उदाहरण हैं उनके माध्यम से न्यायालय ने यहां पर इसे यूज किया और बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, इन सारी के सारे टॉपिक्स को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। यह है आपके यूनिट नंबर 1। बात समझ में आई आपको? अगर यूनिट 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे सामने पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू यूनिट नंबर 2। इसमें वो बेसिक पोर्शन है जो हम लोग यूनिट 10 में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कमीशंस। अब ये कमीशन प्री में तो आप पढ़ ही रहे हैं, मेंस में इनमें कुछ नहीं बदल जाएगा। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 हुआ था, तो मेंस में वो बदल थोड़ी ना जाएगा, वही रहेगा। अगर रेखा शर्मा, हमने प्री में देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो मेंस में भी वही रहेंगी, वो बदल नहीं जाएंगी अगर उनका टेन्योर कंप्लीट ना हुआ तो बस यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जिस पोर्शन को हम लोग आपके प्री में 10 यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सेकंड वाली यूनिट में बेसिकली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस वाला पोर्शन दिया। सबसे पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको मेंशन आर्टिकल 324 से किया गया, ये पोर्शन हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे
देखेंगे CAG आर्टिकल 148 से 151 तक जिसके प्रोविजंस दिए, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। अनदर इज संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MP पब्लिक सर्विस कमीशन। डिस्कस यहां पर मैं आपसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया MPPSC ने इस बार ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वेश्चन पूछा और तीनों के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन आर्टिकल 315 में ही दिया गया, तो ये पोर्शन आपसे डिस्कस करूंगा। और एक है नीति आयोग, ये पोर्शन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इस पोर्शन को हम आपसे डिस्कस करें, तो यही यूनिट 2 का पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों मैं आपसे एक चीज बता दूं, यूनिट नंबर 2, 3 के यहां पर कुछ पब्लिकेट वाला भी पोर्शन है, और इसके अलावा यूनिट 4 और 5 जो इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स एंड अदर पोर्शन दिया गया। यहां पर जितना स्पेसिफिक कमीशन पोर्शन, जितना स्पेसिफिक पॉलिटी पोर्शन है, वो मैं आपके साथ फुल्ली डिस्कस करने वाला हूं, वो मेरे ही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन बाकी का पब्लिकेट वाला पोर्शन या पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पोर्शन या यूनिट 5 वाला जो पोर्शन है, वो आनंद सर और मैं मिलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ पोर्शन मैं बताऊंगा, कुछ पोर्शन आनंद सर बताएंगे, और यूनिट आपका जो सेकंड पेपर है उसकी 5 यूनिट को हम दोनों मिलकर ऐसे कवर करें। तो यूनिट 1, 2, 3 के पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 2 और 3 के बचे हुए पोर्शन जो पबेट से रिलेटेड है, इसके अलावा यूनिट 4 और 5 के जो पोर्शन है वो आनंद सर और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट यूनिट 3 भी देख लीजिए। यूनिट 3 में पर्टिकुलरली यहां पर उन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कही, जिसमें कि उन्होंने बात कही है कि यहां पर लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो ये पार्ट 9(9)A वाला जो पोर्शन है, आपकी 11th एंड 12th शेड्यूल वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। तो बेसिकली आपके पार्ट 6 से उन्होंने 2-3 पोर्शन ही रखे हैं, एक रखा हाईकोर्ट वाला और एक ये वाला पोर्शन है जो उन्होंने यहां पर मेंशन किया। इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर आपके सामने रखा है अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स में कुछ ऐसे कमीशंस को जो कमीशन आप यूनिट 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 कमीशन ऐसे हैं जिन कमीशंस को आप यूनिट 10 में नहीं पढ़ेंगे। वो है आपका कंपटीशन कमीशन और कंज्यूमर फोरम। ये 2 कमीशन प्री में नहीं दिए गए हैं, ये 2 कमीशंस मेंस के सिलेबस में है। हालांकि प्री के सिलेबस में जो इत्यादि वर्ड लिखा है, पूछ तो कुछ भी सकते, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये वाले दोनों कमीशन हम फुल्ली डिटेल डिस्कस करेंगे यहां पर, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनसे उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन, विमेन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सारा का सारा पोर्शन हम लोग प्री में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। मेंस में आप लोगों को ब्रीफली यहां पर समझाऊंगा, और बेसिकली इससे क्वेश्चंस क्योंकि पहली बार आएंगे इससे क्वेश्चन एग्जाम में इस बार, तो इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर कैसे बन सकते हैं, उन सारे के सारे पोर्शंस को हम आपको बताएं। तो बेसिकली यूनिट 2 और 3 में यूनिट 10 का प्री का जो कमीशन वाला पोर्शन है, आयोग वाला जो पोर्शन है, उन्हीं सबको बताया गया। वो प्री में भी है, वो मेंस में भी है। यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी। बच्चों समझ में आया आपको? तो ये है आप लोगों का सिलेबस जो पर्टिकुलर फुल्ली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनिट 2 और 3 में थोड़ा सा पोर्शन पब्लिकेट वाला भी डाला गया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और आनंद सर आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 4 के जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, कौटिल्य, महात्मा गांधी वाले, वो आपको आनंद सर पढ़ाएंगे, और यूनिट 5 वाला पोर्शन भी हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। ठीक,